अब देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट्स पे अगर नजर डालें तो निफ्टी करीब 9056 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। डे लो के बेहद नज़दीक है, करीब 9047 का लो बनाया, 10 पॉइंट उससे ऊपर अभी कामकाज करते हुए। सबसे ज़्यादा जिन शेयरों में दबाव देखने को मिला वो टेलीकॉम स्पेस ही है। आइडिया और भारती जैसे शेयर जहाँ पर दबाव देखने को मिला, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज रादर ये भी करीब 2.5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लौटते हैं कुछ और दर्शकों से भी हम बातचीत करते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। जो सवाल आया है वो अंकुर का है। दिल्ली से सवाल पूछा गया है सुज़लॉन को लेकर। करीब 500 शेयर हैं और 16 रुपये के दाम पे खरीदारी है। राजेश, इनका सवाल सुज़लॉन पर है। सुज़लॉन वैसे भी 19 साढ़े 19 रुपये तक रिसेंटली गया भी था, जहां पे न्यूज़ फ्लो आई थी एफ&ओ में शामिल करने को लेकर। आप क्या राय रखते हैं? अभी ये मुनाफे में है, क्या करें? देखिए, सुज़लॉन में जो न्यूज़ है कि ये एफ&ओ में शामिल होने वाला है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट रहेगा। पर एट द सेम टाइम सुज़लॉन में मैंने देखा कि जब भी ये 21-22 के आसपास आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन, बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट पहले हमने देखा था। मुझे लगता है जब जब ये 21-22 के आसपास आएगा तब तक इसमें लिक्विडेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अटके पड़े हैं। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस से कुछ एंट्री करना चाहते हो तो बात अलग है कि ठीक है 21-22 के आसपास आएगा तो मैं भी यहाँ पे निकाल दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा रफली 18 रुपये के आसपास या 17.50, 1 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 2-3 रुपये मिले तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है एज फार एज द पोजिशनल कॉलेज कंसर्न यहाँ पे कुछ खास है नहीं। दिस इज़ प्योरली शॉर्ट टर्म मोमेंटम है। मोमेंटम के साथ 2-3 रुपये में मिल जाएगा। राइट, चलिए, तो सुज़लॉन के संदर्भ में भी आपको राय मिल चुकी है। लेकिन आज की एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक तगड़ा झटका मिला है, और वो भी सेबी से। खासतौर पर आपको खबर बता दें कि रिलायंस पेट्रोलियम का ये मामला है, जिसके बारे में सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक जुर्माना लगाया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 12 कंपनियों पर एफ&ओ ट्रेड के लिए बैन भी 1 साल के लिए लगाया गया है। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद है। मिस्टर JN गुप्ता हैं हमारे साथ, फॉर्मर ED हैं सेबी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका, और शुक्रिया अपना समय भी हमें देने के लिए। इस पूरी ही जो ये मामला सामने निकल कर आया, और सेबी ने ये जो फाइन लगाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, साथ में ब्याज भी 15-12% देना पड़ेगा कंपनी को, जिसको मिलाकर अगर देखा जाए जो पेनल्टी की रकम है 1300 करोड़ रुपए होती हुई नजर आएगी। पूरे ही मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि सेबी ने कोई फाइन नहीं लगाया है जी। सेबी ने सिर्फ डिसगॉर्जमेंट किया है, जो उनके हिसाब से अनफेयर गेन्स करी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तो उसको वापस लेने की बात करी। पेनल्टी नहीं लगाई है। ओके। और जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इसलिए है कि टाइम डिले हुआ है, पैसे में आपके पास पैसा था उसका हुआ है। अब आइए बात इस ऑर्डर की। ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हुआ, तो सेबी ने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन किया हुआ है, और सेबी ने अपने हिसाब से जो उनको लगा अपने सिस्टम में, तो उन्होंने ये पाया है कि इसमें जो तरीका अपनाया गया था वो तरीका सही नहीं था, उससे मार्केट में इंफॉर्मेशन सही नहीं थी। तो जो गेन्स करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और उनके साथियों ने, वो अनफेयर थी, और अनफेयर थी तो इसलिए जो सेबी के रेगुलेशन है उसके तहत वो अनफेयर गेन को उनको वापस करना है, तो ये लगाया गया है। दूसरा जो इसका मामला है कि देखिए, ये मामला बहुत समय से लंबित था, बहुत चर्चित मामला था। राइट। और इसमें बहुत बार करप्शन की भी कोशिश हुई थी, जो हमेशा नाकाम हो गई थी। तो अब ये फाइनल है, लेकिन अभी भी मैं बोलता हूँ कि ये फाइनल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी 2 स्टेप बचे हैं लीगल प्रोसेस के। एक बचा है ऑनरेबल सेट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये मामला बड़ा चर्चा में रहा है, तो कोई भी पार्टी इसको जब तक सुप्रीम कोर्ट की मोहर नहीं लग जाएगी, ये फाइनल नहीं होगा। अभी पहले स्टेप में रिलायंस इंडस्ट्री ऑनरेबल सेट जाएगी, और वहां पे जो भी निर्णय होगा, जिसके भी विरोध में ये निर्णय होगा, वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। जी सर, आपने कहा कि पहला जो ऑप्शन रिलायंस के पास है वो है सैट में जाने का। उन्होंने ये भी बात की कि अनजस्टिफाइबल सैंक्शंस के तौर पे रिलायंस ने बात कही कि उनके ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन सैट में किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे रिलायंस के पास? किस तरह के फैसले आ सकते हैं इफ इन केस कुछ आता है वहाँ से, कोई भी रिलीफ प्रोवाइड होता है तो? सबसे पहले तो रिलायंस की एप्लीकेशन होगी कि जो ये ऑर्डर इफेक्टिव विद इमीडिएट इफेक्ट है, इस पे स्टे लगाया जाए। जी। तो जो 2-3 चीजें हैं कि एक, रिलायंस को बोला गया है कि अनवाइंड कर ले वो अपनी पोजीशन एफ&ओ की। दूसरा है ट्रेड ना करें। तीसरा है ये पैसा देने की। तो इन तीनों पे स्टे की बात आएगी, और वो डिसाइड करना पड़ेगा ऑनरेबल सेट को पहले। फिर ये मामला मेरिट पे सुना जाएगा सेट में, और जो सेट में जो मेंबर्स हैं उनकी जो विजडम है उसके हिसाब से वो
अगर इस मामले को उचित पाते हैं, सेबी से सहमत होते हैं, तो रिलायंस की अपील को रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो सेबी से सहमत नहीं होते हैं तो या तो फुली या पार्शली रिलायंस की बात को मानेंगे। इसके बाद जो भी एग्रीव पार्टी होगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल की जाएगा मामला। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी खबर में बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए और इस पूरे ही मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। करीब करीब 30 रुपये नीचे रिलायंस कामकाज कर रहा है। विवेक, आपका टेक क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इस पूरी न्यूज़ फ्लो को लेकर? हालांकि आज एक स्टीप रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है रिलायंस में, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का रनअप उसने दिया है और जिस तरह की सिचुएशन है टेलीकॉम बिजनेस को लेकर, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो टर्न अप करेंगे वापस पैकेज, जो पे पैकेज उसके शुरू होने के बावजूद भी। आप क्या व्यू रखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर? देखिए, पहले तो अपना हमें लगता है कि जो कॉन्ग्लोमरेट है उसमें इन्वेस्टर कभी पैसा नहीं बनाता है। सेकंड, in the past the company has reported a GRM in the region of something like $10.5 or thereabout. The peak GRM could be behind. हमें लगता है कि next 2 years the GRM could come down to more reasonable level, maybe $9 to $9.5. That itself will put pressure on the company's performance. Yes, lot of capex is going on stream, including Reliance Jio that you are talking about. Definitely it is a mega project as far as Jio is concerned, लेकिन हमें लगता है कि it may not give return commensurate to the investment that has got done. The stock has already run up. We have been advising our clients to exit out of the stock. There could be other better plays in the marketplace. श्योर। चलिए, रिलायंस के संदर्भ में भी एक्सपर्ट की टेक आपने सुना। इसी के अलावा एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली से लक्ष्मण हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार लक्ष्मण, पूछिए। मैडम नमस्कार, मेरे पास एक 2000 शेयर है पायनियर एम्ब्रॉयडरी 58 पे और 4000 शेयर है A to Z मेंटेनेंस 49 पे। तो मेरा मतलब 20 पे वैसे लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं क्या करूँ इसके लिए? मैं बेचूं या बक्के खेत पे मेरे ये हो के ये शेयर इतने रेट पे पहुंच जाएगा? ठीक है, एक्चुअली A to Z पर हम ऑलरेडी राय ले चुके हैं, लेकिन पायनियर एम्ब्रॉयडरीज पर आपको सलाह ज़रूर दिलवाएंगे। राजेश, पायनियर एम्ब्रॉयडरीज 58 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की है। देखा जाए तो इसने अपने 72 के लेवल्स अराउंड अक्टूबर में दिखाए थे, उसके बाद कंटिन्यूस डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। किस तरीके से आगे के चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर इनको स्पेसिफिकली क्या राय देंगे? देखिए, पायोनियर इंडस्ट्रीज़ का चार्ट ये दर्शाता है कि 41-42 के आसपास का इसका एक जो प्राइमरी सपोर्ट है, विच इज़ नथिंग, 41 का जो लेवल है इज़ नथिंग बट 200 वीक्स मूविंग एवरेज। सो आई बिलीव कि जो इसका प्रेशर है वो प्रेशर कहीं ना कहीं 40-41 के आसपास एब्सॉर्ब होना चाहिए, वहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक मिलेगा। बट वन थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़ दैट कि काउंटर बहुत ही स्पेकुलेटिव दिखता है एज फार एज द चार्ट इज़ कंसर्न। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ी मूव आ सकती है। मे बी न्यूज़ और रूमर्स के सामने कुछ यहाँ पे मोमेंटम आपको दिखा होगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि 41-42 जो मैंने कहा कि उस लेवल से अगर टेक्निकल पुल बैक मिलता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 46 या 47 तक आ सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस इज 44.50। वेदर वी वांट टू वेट फॉर दैट डिप एंड देन अगेन ए पुल बैक इज अ डिफरेंट ट्रेड ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी। डेफिनेटली दिस इज नॉट द काउंटर विच वन शुड होल्ड, इट्स एन एग्जिट फॉर मी।